ये अच्छा, ये वाला पॉइंट 8 के इसका पॉइंट 9 था, गारंटी वाला। ठीक है, मेरे पास उसका डिफरेंट पॉइंट है। यहाँ का पॉइंट 7, किताब का पॉइंट 8। कहता है पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी या सिक्योरिटी इन कनेक्शन with the indebtedness of any third person to the company other than in the ordinary course of business। इसको समझते हैं। पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी यानी कि गारंटर, हम कहते हैं मिस्टर अली एक गारंटर है, इसने गारंटी दी है। क्यों दी है? इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस, यानी कि मकरूज ऑफ एनी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन? मिस्टर बिलाल। किसको दी है? कंपनी को दी। अब ये कंपनी से सारी कहानी शुरू होगी। ये कंपनी का मेन काम क्या है? अगर तो इस मेन कंपनी का काम ही लोन देना है, यानी कि बैंक है ये कंपनी, तो कहानी कुछ और हो जाएगी। और अगर अदर देन बैंक है तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। अगर तो मिस्टर बिलाल ने लोन लिया है बैंक से, और बिलाल इटसेल्फ एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मौजूद है, तो बिलाल अब मुझे बताएं, अगर वो सिंपल लोन ले रहा है, एक हाउस लोन ले रहा है, तो क्या वो इंडेप्टेड की डेफिनेशन में फॉल करता? बताएं। नहीं करता। तो इसका मतलब है कि मिस्टर अली जिस बंदे की गारंटी दे रहे हैं वो इंडेप्टेड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि बिलाल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि तुमने इस बैंक का ऑडिट करना है, तो बिलाल इस बैंक का ऑडिट कर सकता है। यहां तक क्लियर? अब मिस्टर अली भी चाहते हैं कि मैं इस बैंक का ऑडिट करूं, मगर मिस्टर अली ने क्या दी हुई है? किस बंदे के लिए दी हुई है? इंडेप्टेड, मगर ये तो इंडेप्टेड है ही नहीं। अब ये देखना है कि मिस्टर अली जो कि गारंटी दे के बैठे हुए हैं, क्या इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है गारंटी लेना, गारंटी देना? ये खुद कौन है? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इन शॉर्ट ये खुद कौन है? और इनका मेन काम क्या होगा? ऑडिट करना। तो इनका ऑर्डिनरी कोर्स तो ये नहीं। तो अगर इनका ऑर्डिनरी कोर्स गारंटियाँ लेना, गारंटियाँ देना नहीं है, तो मिस्टर बिलाल तो एलिजिबल हैं, मगर मिस्टर अली अब एलिजिबल नहीं रहे। ये ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अपने मेन कोर्स से हट गए। इतनी बात क्लियर? अब दूसरी बात कर लेते हैं। अगर कहानी यहाँ पे खड़ी हो कि लोन लिया हो, और फर्ज करो एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी से लोन लिया, तो क्या ये फर्नीचर बनाने वाली कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। ठीक। तो अगर इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है और ये बिलाल भाई साहब लोन लेके बैठे हुए हैं, तो क्या बिलाल इंडेप्टेड है? बिलाल इंडेप्टेड हो गया। बिलाल अब कौन हो गया? इंडेप्टेड। तो अगर बिलाल अब इंडेप्टेड हो गया है, तो जो उसकी गारंटी दे रहा है अली, अब वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड। तो अब बिलाल भी नहीं कर सकता और अली भी नहीं कर सकता। ये कहानी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? पहले आपने देखना है कि कंपनी कौन सी है जहाँ से लोन लिया जा रहा है। पहले आपने फैसला करना है कि वो इंडेप्टेड है भी या नहीं। फिर दूसरा आपने ये फैसला करना है कि जो बंदा लोन दे रहा है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं। फिर ये देखना है कि जो गारंटी दे रहा है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं।
तो अगर फ़र्ज़ करो मिस्टर अली का ये बिज़नेस भी होता, ये ऑडिटर भी है और इसका बिज़नेस भी है, ये दूसरों के लिए भी गारंटियाँ देता है, तो अब मुझे बताओ अली क्वालिफाई करता? करता है। बिलाल भी क्वालिफाई करता है। बट अगर अली का मेन काम ये नहीं है तो फिर अली क्वालिफाई नहीं करेगा, मगर बिलाल क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर वो बैंक ही नहीं है तो फिर दोनों ही क्या है, खत्म। डन। हाँ, अब ये डेफिनेशन हमें मिलती है इधर से, जो हम लोगों ने कल बात की थी कि हम इंडेप्टेड कब काउंट करेंगे, कि क्या वो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रहा है या वो नॉर्मल लोन ले रहा है। नॉर्मल लोन हाउस लोन ले ले, गाड़ी का लोन ले ले, जेवर रखवा के लोन ले ले। अगर तो बैंक से लोन लिया जा रहा है तो वो डजेंट मैटर कि वो लाख रुपए का है, 10 लाख का है, 20 लाख का, कितने का भी है। इंडेप्टेड सिर्फ सिर्फ हम कब काउंट करेंगे, जब वो लोन लिया हो किसी बैंक से और अगेंस्ट क्या हो, क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी अमाउंट क्या हो, 10 लाख से हो। उनका तो ये बिजनेस ही नहीं है, तो ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। तो जो गारंटी दे रहा है वो भी फर्क है, और जिसने लोन लिया है वो भी फर्क है। अब आ जाए पॉइंट 8 पे, शेयर्स वाला पॉइंट। आसान सा पॉइंट है, कहता है कि अगर ऐसा हो कि ये कंपनी है ए लिमिटेड, इसका आपने करना है ऑडिट। आप कौन है? आप ऑडिटर हैं। आपका नाम है मिस्टर ओ, मिस्टर ओ डब्ल्यू आपका नाम है, और आपने ऑडिट करना है किसका? ए लिमिटेड का। आप इसको ऑडिट करने में इंटरेस्टेड हैं कि आपको पता चला कि जो आपकी जोजा मोहतरमा है, जो आपकी जोजा है, इन्होंने इस कंपनी के अंदर क्या रखे हुए हैं? शेयर्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? शेयर्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे शेयर्स से मुराद है एनी टाइप ऑफ शेयर्स, दैट कैन बी ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स। किसी भी तरह के शेयर्स अगर रखे हुए हैं तो ये भाई साहब को कहा जाता है कि भाई रुक जाओ, अभी चूंकि तुम्हारी जोजा ने शेयर्स रखे हुए हैं तो तुम अभी के लिए क्या हो रहे हो? डिस्क्वालीफाई। मगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर तुम ये वादा कर लो कि तुम ये शेयर्स अगले 90 दिन में सेल कर दोगे, डिस्पोज कर दोगे, तो हम तुम्हें इजाज़त दे देते, अदरवाइज तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी, अदरवाइज तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। ये वादा करना। और ये कब शेयर्स बेचने हैं? अपॉइंटमेंट के बाद या ऑडिट शुरू करने के बाद? अपॉइंटमेंट के टाइम पे फैसला करना है, वादा करना है, और उसके 90 दिन में बेचना, यानी कि एजीएम से अगले 90 डेज में आपने इसको सेल आउट करना। और अगर ये नहीं किया तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा और ये क्रिएट हो जाएगी कैजुअल वैकेंसी। अब शेयर्स किन किन के पास हों तो ये मसला आएगा। इस बंदे के पास होते तो मसला आता, जोजा के पास हो तो मसला आएगा, या इसके जो छोटे छोटे बेचारे मासूम से बच्चे हैं उनके पास शेयर्स हो तो मसला। और ये छोटे बच्चे कौन से हैं? लॉ कहता है माइनर। क्या कहता है? माइनर। क्या कहता है? माइनर। इनके पास अगर शेयर्स हों तो मसला, अदरवाइज मसला नहीं। तो कभी कभी आपको सवाल ये कह सकता है कि भाई उसने शेयर्स बेच दिए अपने बड़े बड़े बेटे को, फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है किसी और फ्रेमवर्क को कोई मसला निकल आए, मगर इनको कोई उस चीज़ से सरोकार नहीं है। इन्होंने किस किस पर रोका है?
वो बंदा, उसका छोटा बच्चा और उसकी स्पाउस, उसकी स्पाउस। डन। सर ये वाहिद पॉइंट है जिसमें दो एक्स्ट्रा बातें भी हैं। ये वाहिद पॉइंट है जिसमें आपको एक एक्सेप्शन दी है। इससे पहले किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है बेचने वाली। एंड नंबर 2, ये वाहिद पॉइंट है जो कि एसोसिएट्स को डिस्कस करता है। किसको डिस्कस करता है? एसोसिएट्स को। अब थोड़ा सा मैं इसकी गहराई में जाता हूँ। ये देखिएगा, सवाल में ना वो इस तरह करेगा, आपको दो कंपनियां दे देगा। ये कहेगा ए लिमिटेड है और ये कहेगा बी लिमिटेड है। दो कंपनियां दे देगा आपको। आपको कहेगा आपने ऑडिट करने जाना है ए लिमिटेड का, मगर मसला बता रहा होगा किसका? बी लिमिटेड का। तो फिर आपने देखना है कि क्या ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, कोई रिश्ता है या नहीं। अब ये रिश्ता क्या क्या हो सकता है? होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता हो सकता है, और दूसरा किसका रिश्ता हो सकता है? एसोसिएट्स का रिश्ता हो सकता है। यहाँ तक बात समझ आई? जितनी भी हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी, कितनी है? 11। कितनी है? 11। इसके दो हिस्से कर लें, 10 एक तरफ ले जाएं और एक तरफ खड़ी कर दें। ये जो मैंने सेपरेट किया ना, ये वो पॉइंट है जो कि अभी पढ़ा है। कौन सा वाला? शेयर्स वाला पॉइंट। और ये है अदर देन शेयर्स। ये कौन सी थी? अदर देन शेयर्स। कौन गई? ओ है जालिम ने दी। अदर देन शेयर्स। ये जो 10 डिस्क्वालिफिकेशन हैं, इनका ताल्लुक एसोसिएट कंपनी से नहीं है, मगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका ताल्लुक एसोसिएट कंपनी से है। बाकी 10 की डिस्क्वालिफिकेशन पूरे ग्रुप में मानी जाएगी मगर एसोसिएट में मानी नहीं जाएगी। तो अगर आप फर्ज करें ये है कंपनी एक्स, इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं अदर देन शेयर्स, आप इसकी होल्डिंग में भी डिस्क्वालीफाइड है, इसकी सब्सिडरी में भी डिस्क्वालीफाइड है, और इसकी अगर कोई और होल्डिंग की सब्सिडरीज हैं तो उसमें भी आप क्या हैं? डिस्क्वालीफाइड। बट अगर इसकी कोई एसोसिएट है तो उसमें क्या है? क्वालिफाइड। और अगर ये वाला पॉइंट है शेयर्स वाला, तो फिर आप पूरे 100% ऑफ द ग्रुप में क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। पूरे ग्रुप में क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। एक सवाल से इसको समझते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे? कोई रह तो नहीं गया था? एक दफा देख लें। पहला हो गया था, बी भी हो गया था, सी भी हो गया था, सी नहीं हुआ था। सी नहीं हुआ था। सी करें जरा, सी करें। ऑडिट करना किसका? एफ एल का। पहले तो आपने सवाल में हमेशा ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी मेन कंपनी कौन सी है जिसका हमने ऑडिट करने जाना है। तो वो कंपनी का नाम क्या है? एफ एल। अच्छा, हम कौन है?
सईद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमारे एक पार्टनर की बीवी उसी एफएल की सब्सिडरी में 1000 शेयर्स होल्ड करके बैठी हुई। अब एफएल में तो नहीं है, कहाँ रखे हुए हैं? सब्सिडरी में। तो अगर सब्सिडरी में शेयर्स हैं तो क्या हम उस सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। तो जब उस सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसकी होल्डिंग जो एफएल है उसके लिए भी क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। इस तरीके से ये साइकिल चलेगी। आ रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या है? डिस्क्वालीफाई। अब आएगी बारी एक्सेप्शन की। अब आप ये लिखेंगे कि अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये फैसला हो जाए कि हमने शेयर्स को डिस्पोज करना है विद इन 90 डेज तो फिर अपॉइंट किया जा सकता है। और फिर आप ये भी बताएंगे कि अगर अपॉइंट करने के बाद वो शेयर्स को डिस्पोज नहीं किया गया तो फिर क्या क्रिएट हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी ना। अच्छा, फिर दो बातें और सुन लें। कल आपको मैंने कुछ भेजा था एसोसिएट्स वाला, कुछ याद है? ये आपको मैंने कल डेफिनेशन सेंड की थी। आई होप कि आपने देखी हो। देखी वैसे या नहीं देखी? देखी किसी ने डेफिनेशन एसोसिएट्स की कि दो कंपनी आपस में एसोसिएट बनती कब है? जब एक दूसरे की क्या हो जाए? सब्सिडरी। या दो कंपनी आपस में कॉमन मैनेजमेंट कॉमन कंट्रोल में हो, या मुदारबा। अच्छा, इस पेपर में मुदारबे वाला कॉन्सेप्ट तो साइड पे कर दें, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। चौथे पॉइंट पे है, एक बंदा एक कंपनी में ओनर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, या वो 20% और उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा है और दूसरी कंपनी में भी उसका तकरीबन यही रोल है, या ओनर होगा या पार्टनर होगा या डायरेक्टर होगा या वहाँ पे भी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कर रहा होगा, तो वो दो कंपनियों को आपस में जोड़ देता है। मसला इस डेफिनेशन में नहीं है, मसला है इसकी एक्सेप्शंस। वो इन एक्सेप्शंस को यूज़ करते हुए आपका जीना हराम करता है। कैसे? याद रखिएगा, अगर ये दो कंपनियां हैं, इस कंपनी के बोर्ड पे मिस्टर ए बैठे हुए हैं, मगर मिस्टर ए यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। मिस्टर ए कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहाँ पे भी मिस्टर ए बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये नॉर्मल डायरेक्टर है। ये क्या है यहाँ पे? नॉर्मल डायरेक्टर। तो चूंकि एक कंपनी में ये क्या है? इंडिपेंडेंट, तो ये दो कंपनियां आपस में एसोसिएट नहीं बनेंगी। ये दो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं बनेंगी। सेम रिक्वायरमेंट है कि अगर मिस्टर ए यहां पे हो एज व्हाट? नॉमिनी डायरेक्टर। मिस्टर ए कौन है? नॉमिनी। नॉमिनी कौन होता है भला? नॉमिनी जो किसी ने बिठाया हो, किसी ने बिठाया हो। और ये एग्जीक्यूटिव होता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव होता है? डिपेंड करता कि बिठाया किसने। अगर तो गवर्नमेंट ने बिठाया और गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव। बट अगर जिसने पैसा उधार दिया है उसने बिठाया है और वो देख रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ही कैन एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव पर्सन। बट नॉर्मली नॉर्मली ये नॉन एग्जीक्यूटिव ही होते हैं जो सिर्फ देख रहे होते हैं उनका पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। खैर, ये कौन है? नॉमिनी। अच्छा, नॉमिनी भी कौन सा? नॉमिनी ऑफ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, या एनआईटी। एनआईटी इज नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर ये नॉमिनी है बाय गवर्नमेंट तो भी ये दो कंपनियों को आपस में एसोसिएट नहीं करने देगा। यहाँ पे एक ट्रिक आता है कि अगर वो नॉमिनी है मगर किसका है? क्रेडिटर का, तो क्या उसकी कोई एक्सेप्शन है? नहीं।
तो अगर नॉमिनी अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर है तो वो दो कंपनियों को आपस में एसोसिएट का दर्जा दे देगा। ये पॉइंट समझ आया कि अगर नॉमिनी है मगर किसका नॉमिनी, गवर्नमेंट का नॉमिनी, तो मसले वाली बात नहीं है क्योंकि दो कंपनियों को एसोसिएट नहीं बनाएगा। और अगर ये नॉमिनी है अपॉइंटेड बाय नन अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर्स, जिन्होंने लोन दिया हुआ, जिन्होंने पैसा दिया हुआ, हाँ, तो उस केस में ये दो कंपनियों को आपस में एसोसिएट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। उस केस में बनाते हैं। तो बस जहन में ये रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज हो रहा है तो नहीं बनाएगा, और अगर नॉमिनी का वर्ड यूज हो रहा है तो देखना है कि नॉमिनी कौन सा है, गवर्नमेंट वाला नॉमिनी है या क्रेडिटर वाला नॉमिनी। लेट्स सॉल्व दिस, नॉट दिस पार्ट बी कीजिएगा जरा। पार्ट बी करें। हाँ जी, अपॉइंट करें या ना करें? नहीं करना चाहिए। नहीं, डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना बता। हो रहा है हो रहा है। शेयर की वजह से। आपने कहा हो रहा है, पार्टनर के स्पाउस ने जो शेयर किया। आपने कहा हो रहा है, जी सर। ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोसेसिंग फेज, यस सर। कंटिन्यू। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है जी बॉस, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्या बात है, या मर्द होगा या फीमेल होगी? ये तो ये तो आपने बताना ना, सोच के बताना जी। हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है। क्या करूं मैं आप लोगों का, साथ ही बदल गए, शायद हो ही रहा हो। कहता है एप्रे, अच्छा देखें सवाल को लेके कैसे चल रहा है। एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पता है एक बात आपको बताता हूँ, आपके आधे से ज़्यादा मसले उस वक्त हल होते हैं जब आप सवाल को थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। वो हम नहीं करते, हम जल्दी में सवाल को पढ़ते हैं, जल्दी में सोचते हैं और जल्दी में ख़राब आंसर लिखते हैं। तो सवाल को ना सुकून से पढ़ना सीखें। एप्रिकॉट एंड कंपनी कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि ये ऑडिट फर्म है कि कंपनी है? ये फर्म है, ये फर्म। इनको ऑफर हुई है कि ऑडिट करो, किसका? बना। यहाँ तक कोई मसला, कोई मसला है यहाँ तक? कोई मसला, कोई डाउट नहीं। कहता है बनाना के बोर्ड में ना एक बंदा बैठा है। कौन बैठा है? पंपकिन। और क्यों बैठा है? क्योंकि ये नॉमिनी है। तो खुद तो नहीं बैठा, किसी ने बिठाया है। किसने बिठाया? गवर्नमेंट ने बिठाया। तो ये है नॉमिनी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब हमें कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर ये बंदा कहीं और ओनर हो, पार्टनर हो, मेजर शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, तो ये दो कंपनियों का एसोसिएट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। एक्सेप्शन है ना, नहीं बनाएगा। तो देखते हैं। कहता है ये 25% शेयर्स भी होल्ड करता है, कहाँ पे? वाटरमेलन। तो 25 का 20 से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं 20 से। इसका मतलब है कि दो कंपनियां हैं, एक है बनाना और एक है तरबूज, वाटर मेलन। तो आपके नज़दीक ये दो कंपनियां एसोसिएट हैं? हैं, कैसे? वो तो एक कंपनी में है ना, तो दूसरी कंपनी में कौन है?
नॉमिनी, नॉमिनी। तो एक तरफ नॉमिनी है, एक तरफ वो शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो इस नॉमिनी की वजह से ये दो कंपनियों को आपस में जोड़ नहीं पाएगा। ये तो पढ़ रहे थे कि एक्सेप्शन दो है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा नॉमिनी। कौन सा? अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। बात समझ आई अजान? बात समझ आई? तो ये दो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं। तो इसका मतलब है कि वाटरमेलन पे कुछ भी हो रहा हो, मुझे टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं है। अच्छा, पार्टनर की स्पाउस ने वाटरमेलन में शेयर्स होल्ड किए हैं, मैं टेंशन लूँ? तो बनाना ऑर्डर कर सकता हूँ। यस। तो ये होता है फ़ायदा जब आप सवाल को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हो, स्लोली स्लोली आप पहुंच जाते हैं। टाइम लगेगा ज़्यादा, बट अल्टीमेटली आपका जवाब गलत नहीं होगा। हाँ, अगर मैं हल्का सा इसमें चेंज करूँ, मैं कह दूँ कि ये नॉमिनी है किसका? क्रेडिटर्स का। तो सिर्फ एक वर्ड के चेंज करने से पूरा जवाब बदल जाएगा। अब क्या हुआ? अभी आपस में एसोसिएट बन गई। जब आपस में एसोसिएट बन गई तो फिर आपने देखना है कि क्या ये वाटरमेलन का ऑडिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रखे हुए हैं उसने? शेयर्स रखे हैं। तो फिर आपने ये बताना है कि चूंकि शेयर्स रखे हुए हैं तो वाटरमेलन का ऑडिट नहीं कर सकता। फिर आप साथ ही क्या बता देंगे? एक्सेप्शन ऑफ 90 डेज। फिर आप साथ ही क्या बताएंगे? कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट। फिर आप बताएंगे कि अगर यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है तो फिर बनाना में भी क्या है, ये एलिजिबल है। तो सिर्फ एक वर्ड का चेंज आपके पूरे सोल्यूशन को फेर देगा। क्लियर? पक्का? ये पार्ट ए करें जरा। हाँ क्या ना? क्योंकि मैक्सिमम कितना है, मगर ये नहीं बताया हुआ कि पार्टनर कितने हैं कितने। अगर दो हों तब तो मसला नहीं है, बट अगर तीन पार्टनर हो, अगर मैक्सिमम कितना है 399, अगर तीनों का मैक्सिमम ही हो तो फिर कर सकते? नहीं कर सकते। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी होते हैं जो कि अधूरे होते हैं, तो फिर आपने इसमें सारी बात बतानी है। अच्छा जी, अब ये ज़रा ट्राई करें आप, इसी का पार्ट ई ऊपर कर देता हूँ। पार्ट ई, पार्ट ई। हम्म आगे क्या? हाँ कि ना? कभी ना सोच रही हो? हाँ नहीं, आराम से कर लो। आपका क्या नहीं कर सकता? सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर सादिक हैज़
रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज अ, अब ये भी आया, ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी, ले आओ, नहीं नहीं ऐसे ले आओ, स्ट्रॉबेरी के बोर्ड पे वो बैठा है, और थैंक यू जज़ाकल्लाह, स्ट्रॉबेरी के बोर्ड पे वो बैठा है, और नहीं बैठा था, ही हैज सर्व्ड, कब तक, 30 जून 9 तक, एज अ गवर्नमेंट नॉमिनी, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं आगे। इन द एजीएम ऑफ एसएल हेल्ड ऑन 31 अगस्त 11, आ शेयर होल्डर ने सादिक की ही फर्म का नाम प्रपोज किया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12। पहला सवाल, हम किस डेट को कंसिडर करें 3 साल का वक्फा देखने के लिए, 31 अगस्त 11 को या 30 जून 12 को? ईयर तो एंड 12 पे हो रहा है, एजीएम कब हो रही है, तो डेट कंसिडर कौन सी करनी चाहिए, 31 अगस्त 11। तो पहला जो हमने आउटकम निकाला कि ये 31 अगस्त 11 मेरी डेट है जो कि मैंने लेके चलनी है। अगली चीज, ये भाई साहब वहां पे कौन थे, नॉमिनी डायरेक्टर थे। अगर आपको मैं एक डेफिनेशन याद कराऊं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ी होगी वर्ड डायरेक्टर की, वहां पे एक टर्म लिखी हुई थी कि डायरेक्टर वो बंदा है जो कि सारे काम कर रहा है जो कि किसने करने होते हैं, डायरेक्टर ने करने होते हैं। तो डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, वो ये नहीं देखना कि नॉमिनी है, इंडिपेंडेंट है या कोई और है। डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, ये नॉमिनी है, इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ कब देखना है, जब हमने रिश्ता डेवलप करवाना है ऑफ एसोसिएट्स, उसके अलावा ये चीज कंसिडर नहीं करनी। तो अब मुझे बताएं, वो जो एक हमने रूल पढ़ा था कि मौजूदा डायरेक्टर तो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर अगर वो छोड़ के गया हो तो कितने टाइम का कूलिंग ऑफ पीरियड था, 3 साल का। छोड़ा कब है, मुझे बताइए, 30 जून 9 से 31 अगस्त 11 तक कितना टाइम पीरियड बनता है, 2 साल, 2 माह, 3 साल तो नहीं गुजरे। तो इसका मतलब है कि इसका कूलिंग ऑफ पीरियड ठंडा नहीं हुआ, तो ये भाई साहब तो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मज़े की बात ये है कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से पूरी फर्म क्या हो गई है, डिस्क्वालीफाई। तो जो फर्म में बाकी पार्टनर्स भी होंगे वो इसकी मनहूसियत की वजह से ऑडिट परफॉर्म करने एज अ फर्म नहीं जा सकते। बट अगर वो इंडिविजुअल ट्राई करें तो उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसमें फर्म का ठप्पा नहीं आएगा, उस इंडिविजुअल का ठप्पा आएगा। ये बातें जहन में रखनी है। डन, चलूँ आगे, ये करें ज़रा पार्ट भी। क्योंकि वो शेयर्स बेच किसको रहा है, बड़े बेटे को बेच रहा है, छोटे छोटे को। अच्छा, कैसे आपने कहा कि माइनर नहीं है, शुक्र है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो माइनर होगा। अच्छा, ये करें ज़रा पार्ट बी, तसल्ली से कीजिएगा, हौसले के साथ। मैं आपको इसके लिए पूरे 5 मिनट देने को तैयार हूँ, मगर ये आपने लिख के करना। ज़रा अपने कागज़ कलम दवात निकाल लें और मुझे इसका ऑथेंटिक जवाब बना के दें।
हो गया? जी सर। हो गया? कर लिया? हाँ जी, कौन कहता है हाँ और कौन कहता है ना? सर ऑडिट कर सकते हैं। कर सकता है, कर सकता है। जो इन्होंने कह दिया वही। अच्छा, हाँ जी, हजरात तो कर सकता है जी बॉस। अभी देख रहे हैं। हाँ जी, अभी देख रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है जी सर। कर सकता है जी भाई। हाँ कि ना? आपको ना लग रही है? आप वाहिद हैं जिन्होंने एक वो क्या कहते हैं वो लाल जो है वो झंडा लहरा दिया है। सारे कह रहे हैं हाँ 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 कर सकता है। देखो, बिलाल एंड कंपनी देख लें ने रिसीव की है ऑन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ आईजी। तो हमारी मेन कंपनी कौन सी है? आईजी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मेन कंपनी को साइड पे कर लेना। फिर देखना है कि क्या कोई दूसरी कंपनी भी सवाल में दी हुई है। फिर देखना है कि क्या उन दो कंपनियों का रिश्ता बताया हुआ है। नहीं बताया हुआ तो कोई वाकया बताया होगा। फिर उस वाकये से देखना है कि क्या वो दो कंपनी आपस में जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना है आईजेके का? 990 मिलियन, जो कि डिवाइड हुआ है 130 क्या है, तो ये कितना बच गया? 860 क्या होगा फिर? प्रेफरेंस, ये ऑर्डिनरी। अच्छा, नीचे वो बिल्कुल एंड पे बताता है कि पार वैल्यू कितनी है। तो 860 को किस पे डिवाइड कर ले? 10 पे, 10 पे। ये आ गया 13 मिलियन शेयर्स और ये आ गए 86 मिलियन शेयर्स और ये हो गया टोटल 99 मिलियन। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज अ डायरेक्टर इन, लेकिन दूसरी कंपनी आ गई। दूसरी कंपनी कौन सी थी? एलएमएन। विच होल्ड्स, अच्छा ये विच क्या है? ये विच फरियाल को जाहिर कर रहा है या ये विच एलएमएन को जाहिर कर रहा है? एलएमएन को जाहिर कर रहा है। एलएमएन 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रख के बैठी हुई है। यानी कि इस 86 में से 50 किसके पास है? एलएमएन के पास। और 2 मिलियन आउट ऑफ 30, कुछ ऐसी रेशो बनती है। तो निकाल लेते हैं क्या परसेंटेज आ रही है। 58.1395 और यहाँ पे 15.38%। तो क्या मैं दो कंपनियों में जब एसोसिएशन का रिश्ता देखता हूँ तो मैं ऑर्डिनरी शेयर्स को देखता हूँ या मैं प्रेफरेंस को देखता हूँ या मैं दोनों को देखता हूँ? सिर्फ ऑर्डिनरी को देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी। तो अगर ऑर्डिनरी देखें तो मुझे कम से कम कितने परसेंट शेयर्स चाहिए? तो यहाँ पे कितने हैं इनके पास? इसका मतलब है कि चूंकि ये लेस देन क्या है, 20, ये दो कंपनी आपस में रिश्ता नहीं रखती। सो देयरफॉर हमने जो कंक्लूड किया है वो ये किया है कि आईजेके एंड एलएमएन आर नॉट एसोसिएट्स। तो जब वो एसोसिएट्स नहीं है तो फिर एलएमएन में जो कुछ हो रहा है इसका आईजेके को कुछ दुख पड़ेगा? नहीं। अब आ जाए आगे। फरियाल ऑल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन एलएमएन। अब ये वही सवाल बन गया जो कि हमने पहले किया था गोवा वाला। जब हमने ये रेशो निकाल ली तो रेशो निकालने के बाद हमें क्या पता चल गया, ये सॉरी एप्रिकॉट वाला। तो अब अगर वो दूसरी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही है तो उसका कोई लेना देना आईजेके के साथ नहीं है। देयरफॉर ये अपॉइंटमेंट क्या है? वैलिड। डन, डन। इतनी गहराई में आप लोग चले गए थे या बस ऊपर ऊपर से तुक्के शुक्के मार लिए? पार्ट ए देखो जरा इसको।
पार्ट ए। अब तो बहुत आसान है पार्ट ए। दो कंपनियां जब सब्सिडरी होंगी तो इन अदर वर्ड्स ये आपस में क्या है? तो अब अगर ये एसोसिएट्स हैं, इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी में मसला है तो दूसरी में भी क्या होगा? तो जमान पार्टनर है और एमबेल में उसके कितने शेयर्स पड़े हैं? एमबेल और केएल आपस में क्या है? सब्सिडरी। ऑडिट करना किसका है? केएल का। तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती अनलेस शेयर्स बेचने का वादा हो, 90 दिन में शेयर्स बेचे जाए। कैसे हो सकता है? अपॉइंटमेंट जब हो रही है वो डेट और है, वो स्टार्ट ऑफ ईयर है, ऑडिट शुरू होना है ईयर एंड पे, तो बीच में कम से कम 12 महीने का गैप तो है। ये करें चलो, ये खुद करें। अभी खोलने कागज कुछ नहीं होता। खोलें खोलें, शाबाश। पेन को रवान करें आज। गिविंग यू 5 मिनट्स। पूरे 11 बजे, 11:05 पे आपसे बात करूंगा। इसकी ड्राफ्टिंग में अब पहले देखिए कंपनी एक्ट का लोड ही नहीं है। वो बताता हूँ। अब ये सिंपल रखें, जो जेहन में आता है ना अभी फिलहाल लिखो। पूरा आंसर कोई बात नहीं, लिखो। अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। जो अभी जेहन में आ रहा है ना उसको लिखो। पहले गलत करोगे फिर ठीक कराऊंगा, अदरवाइज वो कभी जेहन में नहीं रहेगी।
आखिरी 2 मिनट। हो गया? यस सर। हाँ जी। इस सवाल को थोड़ा सा एक आपने एक नया टच दिया, एक नया रंग दिया, एक नया फ्लेवर दिया। पहले वो आपसे कहता था कि बताएं एलिजिबल है या नहीं एक सिंगल फर्म के साथ। अब इसने ये कह दिया कि भाई कुछ फर्म्स अपॉइंट होना चाहती हैं, तो आप बताइए कि कौन सी फर्म यस है, कौन सी फर्म नो है। रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस करना है वेदर एनी ऑफ द अबव फर्म्स कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WBL। तो अब इसका जवाब कैसे लिखें? पहली चीज, आपने राव आरिफ को अलग से बताना था, हातिम को अलग से बताना था, और राशिद को अलग से बताना था। बेसिकली एक सवाल में 3 सवाल है, और जब आपने तीनों को ऊपर बता दिया तो नीचे आपने अपना कंक्लूजन लाजमी देना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली, क्या है कि बताएं वेदर एनी ऑफ द अबव कैन बी अपॉइंटेड। तो आपका जो भी फैसला हो आपने नीचे कंक्लूजन में ये लिखना था कि यस, ये वाली XYZ फर्म अपॉइंट की जा सकती है फॉर द रीजंस बीइंग डिस्कस्ड अबव। ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे एक पॉइंट लिखा, उसके नीचे कंक्लूजन, फिर दूसरा लिखा, फिर नीचे, मगर दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। चलो डिस्कस करते हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है जिसका ऑडिट करने के लिए जाना है, और इसका काम क्या है? बैंक है ना, ठीक। और ईयर एंड क्या है? 20। और इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए कितने फर्म्स को? 3 को। पहली कौन सी है? राव आरिफ भाई का पार्टनर काम कर चुका है नूर इंजीनियरिंग में एज अ CFO। कब तक काम कर चुका है? 2017 तक। तो नूर इंजीनियरिंग का और WBL का आपस में क्या रिश्ता? सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी है तो फिर क्या होगी बाय डिफॉल्ट? एसोसिएट। तो एक बंदा पहले नूर इंजीनियरिंग में काम शाम कर चुका है, तो 17 तक काम किया। हमने कब अपॉइंट करना उसको? ईयर एंडिंग 20 है। इसकी अपॉइंटमेंट तो साल पहले AGM पे होनी चाहिए। लेट से एग्जैक्टली साल पीछे जाएं, तो डेट क्या बनती है? AGM की डेट 28 अक्टूबर। है, AGM की डेट 30 जून। अगर ईयर एंड है, चलो ये साल का स्टार्ट क्या होगा? 1 जुलाई 19। तो AGM इस डेट पे तो नहीं होगी, मगर इससे भी थोड़ी सी पीछे कहीं होगी, पीछे होगी ना कहीं, अप्रैल मई में होगी, नहीं अप्रैल मई में होगी, पिछले साल की AGM। तो अगर हम पीछे जाएं मजीद, तो ये 17 3 साल वक्फा पूरा हो रहा है? नहीं। अच्छा ये क्यों देख रहे हैं 3 साल वक्फा? क्यों? वो तो सिर्फ डायरेक्टर पे नहीं था। नहीं, डायरेक्टर, एम्प्लॉय और ऑफिसर, और ये CFO कौन है? ऑफिसर। सो देयरफॉर ये डिस्क्वालिफाइड है। रीजन क्या है? वो 3 साल वाली बात। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड है। अब नीचे आ जाए, कौन है नीचे? हातिम भाई।
हातिम भाई के केस में वन ऑफ द पार्टनर हैज obtained अ लोन। कौन सा लोन? लोन कौन सा? क्रेडिट कार्ड लोन के अदर लोन? अदर लोन। अदर लोन पे कोई लिमिट? कितने का लोन लिया? कोई मसला? तो फर्म ने इन्फॉर्म किया है कि पार्टनर अभी लोन पे नहीं कर सकता 21 तक। इसमें तो मसला ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने टाइम पीरियड तो देखना ही नहीं है। तो ये भाई तो अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब आ जाए तीसरे पे। तीसरा कौन था? राशिद भाई। राशिद भाई हैज सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर, यानी कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज है। सेवरल मीन्स काफ़ी ज़्यादा। ही हैज़ रेंटेड आउट 5 प्रॉपर्टीज टू WBL फॉर इट्स ब्रांच। क्या मतलब है? आपके क्लाइंट ने आपको ही रेंट पे बिल्डिंग दी हुई। सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स है या नहीं? है सर। है, क्योंकि सवाल खुद बता रहा है कि उसकी सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जिसमें से उसने 5 आपको रेंट पे दी हुई है। मगर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर इसका मतलब 100% ये तो नहीं है कि वो वाकई में ये प्रॉपर्टियाँ रेंट पे देता है। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी अपने लिए ओन करता हो। तो यहाँ पे दो तरफा जवाब देना है। यस, यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर तो ये ऑर्डिनरी कोर्स है तो क्या आंसर है, और अगर ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है तो क्या आंसर है। ऐसे करना पड़ता है, ऑडिट का पेपर ऐसे ही होता है। ये देखें, इस तरह से बड़ा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, कितना टाइम लग जाएगा, पेपर फिर भी आपको 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये पढ़े सर। A person or a firm who directly or indirectly holds कोई भी चीज कैनॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अगर उसका BR है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स। अब जरा अगले वर्ड गौर से पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ है? इफ प्रॉपर्टीज आर रेंटेड आउट इन द ऑर्डिनरी कोर्स तो ही कैन बी अपॉइंटेड, और अगर इफ नहीं तो फिर नहीं। तो ऑडिट का पेपर डिप्लोमेटिक आंसर्स से दिया जा सकता है। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कम और ज़्यादा में जब भी जंग हो तो हमेशा ज़्यादा लिख दें, वो बेहतर है। और इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की पेपर पूरा नहीं होगा। ये पेपर उस वक्त बच्चे का रहता है जब उसकी स्पीड स्लो हो, जब आपने प्रैक्टिस की होगी ना, जब आपका हाथ चलता होगा, जब आपको सवाल समझ आ रहा है ना, और जब आपको पता है कि इसमें नंबर मुझे मिल सकते हैं, तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है? या पेपर, अच्छा वैसे आप इसकी बात है, पेपर में वैसे 20-25 नंबर आपको नहीं आते होंगे, वो तो वैसे टाइम आपको मिल जाता है, ऐसा भी होता है अक्सर, मगर ऐसा हमने नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। कहता है एग्जामिनर्स डिड नॉट अप्रिशिएट दैट इट इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक टू गिव लोन। कहता है लोगों को पता ही नहीं था कि बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है, और देयर फॉर इंडिविजुअल्स जो है वो गलत आंसर कोड करते हैं। सर इसमें कैसे ड्राफ्टिंग करनी है पहले जी, कंपनी एक्ट के मुताबिक? मैं आ रहा हूँ, मैं सर आ रहा हूँ। ये बिल्कुल, सबसे पहले आपने क्या बताना है? लॉ। उसके बाद आपने सिनेरियो को डिस्कस करना है, एंड एट द एंड यू विल बी गिविंग रिकमेंडेशंस या कंक्लूजन्स कि वो पॉइंट किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसने बहुत खुलासा करके लिखा है। असल में उसने एक सिंगल पैरा में लिख दिया सब कुछ, तो हमने उसको नहीं करना, हमने तोड़ तोड़ कर लिखना। हेडिंग्स भी बनानी है। आपकी मर्जी, बनाना चाहें बना लें। मेरा मशवरा ये है कि आप इसको 3 बुलेट्स में कर लें, यानी कि एक लॉ लिखा, लाइन छोड़ी, डिस्कस किया, लाइन छोड़ी, और अपना रेकमेंड या सोल्यूशन लिख लिया। हाँ? सर जी बॉस। सर अगर बैंक से लीज पे कोई गाड़ी वगैरह ले लेता तो पार्टनर ऑर्डिनरी कोर्स में आएगा, ऑर्डिनरी कोर्स में आएगा। अच्छा, अब जो सवाल हम लोग नहीं कर पाए अटैम्प्ट, वो एक दफ़ा आप लोग ट्राई कीजिएगा। मंडे को कंप्लीट चैप्टर 1 का टेस्ट है, क्लास टाइमिंग में होगा। ट्यूसडे को हम उस टेस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं फ्रॉम दीज पास्ट पेपर्स तो हम उसको भी
रीडिस्कस कर लेंगे. तो ट्यूसडे इज सोली डेडिकेटेड टू द मसले मसाइल ऑफ चैप्टर नंबर 1 प्लस डिस्कशन ऑफ टेस्ट. ठीक. एंड देन फ्रॉम वेडनेसडे वी विल बी एंटरिंग इनटू द न्यू एरिया. वो देखेंगे कौन सा, शायद 14 हो जाए, हु नोज. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.